G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है। लेकिन जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ, तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ एमबीएस यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस ज़ाहिर किया और कहा है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। आईएमएफ के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो मतलब आईएमएफ पाकिस्तान को नाचना चाहता नजर आता है। तरले मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं आईएमएफ के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकॉनमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में डांस करती नजर आती है, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान जो पाकिस्तान को नचाते हैं दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, एमबीएस ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया। यानी बिल्कुल, आप ना सिर्फ वहां आईएमएफ की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। सीधा G20 में पहुंचे और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के खिलाफ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का राग अलापने वाला एक देश तुर्की, आप सभी जानते होंगे, वहां के जो पीएम है वो तैयब अर्दोगान है। उन्होंने भारत की ऊंचाइयों को देखते हुए अपना जो है फैसला ही बदल लिया। अब वो कैसे बदला? उन्होंने जब G20 समिट हो रहा था तो G20 समिट में वो आए, उन्होंने कहा कि भारत अगर यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उन्होंने जो 5 देश स्थायी वीटो रखते हैं अपने पास में, उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 5 देशों से दुनिया कई ज्यादा बड़ी है, इसलिए सभी को बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके की बात उन्होंने यूएनएससी और अपने इस G20 समिट में रखी और कहीं ना कहीं मतलब भारत के लिए उन्होंने एक गर्व की बात कही। अब जैसे ही ये जो वीडियो शूट हो रहा था वहां पर G20 समिट में, जब वो अपना स्पीच दे रहे थे तो ये पाकिस्तानियों के पास पहुंची, तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के पूरे अंदर मतलब मातम बना हुआ है। अब वो क्यों? क्योंकि एक सिर्फ तुर्की देश था जो उसके साथ में कश्मीर का राग अलापता था, लेकिन अब तुर्की भी भारत की ऊंचाइयों को देखकर कुछ भी कह सकते हैं, तो डर गया है या फिर हमारे साथ आना चाहता है, कुछ इस तरीके की बात आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हालात अब पाकिस्तान का अभी फिलहाल एमबीएस जो कि मोहम्मद बिन सलमान हैं यूएई के प्रिंस, उन्होंने भी पाकिस्तान दौरे पर जाने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा खस्ता हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इसके इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था।
स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए। और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, लूला सिल्वा अगली यहाँ के, इसके बाद अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की जा रही है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना, और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने, लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा, इसमें एक सेटबैक भी था। आखिरी पॉइंट, सॉरी सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस्लाम को जो वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। आपने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी न्यूज सुनी होगी, जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मुलाकात करवाई गई है, मीटिंग करवाई गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्हें जो है वो मोटिवेट, और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के खिलाफ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान वो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुंचे। और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ
MOU साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। अच्छा, इसकी डिटेल्स काफ़ी आ रही हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने ये MOU साइन किए हैं। ये तो खैर है ही, जब हम उस पर एक प्रोग्राम करेंगे कौन से कंट्री से कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं तो तब तो आप हैरान और परेशान ही रह जाएंगे। लेकिन जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की, और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि आप नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको UNSC की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा, और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें चाइना की तो हमें फिक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्जी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब एर्दोगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो है वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड है आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज़, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके खिलाफ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, जो कि G20 में पहुंचे और उसके अलावा भी उन्होंने जो है उनसे टॉक्स किए हैं, अलग से भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और वो साथ बैठे हैं, और रशिया के हवाले से जो है इस तरह की कोई बात जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिली कि उसको जो है वो लताड़ा जाए, कहा जाए ऐसी की तैसी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और बल्कि एक जब सवाल हुआ डॉक्टर जयशंकर से, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वहाँ पर बाली में जो है ये हुआ था कि उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन में और जो भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि नहीं ये दिल्ली है जी, ये बाली नहीं है। अपना स्टैंड रखने के लिए और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी होने के लिए कि आपके साथ दुनिया की बड़ी ताकतें बैठी हैं, इसके बावजूद जो कि आपसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इसके बावजूद आप कहें कि नहीं इस समिट में ये हमारा स्टैंड है और इसके खिलाफ बात नहीं होगी, तो ये होती है ताकत। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ पहुँच चुका है इंडिया, भारत कहाँ पहुँच चुका है। आप उसको तस्लीम करें ना करें, आप उसको जैसे मर्जी देखें। देखिए मसला ये है कि ये तो कोई मसाइल ही नहीं है, इशू ही नहीं है। वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह की सिचुएशन है। अभी मैं देख रही थी कि पेशावर में जो है एक ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पर इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी खबरें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो हमारा जो इशू है, पाकिस्तान का जो इशू है वो ये है कि वहाँ पे लोग ये पूछ रहे थे कि देखें इतनी बड़ी समिट हुई इंडिया की और उनके आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब कहीं नज़र ही नहीं आए। मतलब उनको फिक्र ही नहीं है, इकोनॉमी की फिक्र नहीं है, इंडिया की मैशत की फिक्र नहीं है, उनके आर्मी चीफ को नज़र ही नहीं आए। कितनी तफरीक है वहाँ पर, लगता है उनको आने ही नहीं दिया। उन्होंने कोशिश बड़ी की होगी, लेकिन सब सवाल करें कहाँ गए भाई, ये कैसे हो सकता है आर्मी चीफ के बगैर इकोनॉमी पे बात। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि सऊदी के प्रिंस जब भी आते थे, कहीं भी इधर आते थे तो भारत के दौरे के लिए, किसी भी दौरे के लिए, तो वो पाकिस्तान जरूर जाते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि MBS ने पाकिस्तान आने के लिए साफ साफ मना कर दिया है, और ये एक बहुत ही सोचनीय बात है। पाकिस्तान तो खुशी मना रहा था MBS आएगा, $1000 करोड़ देकर जाएगा, इतने देकर जाएगा, $100 करोड़ देकर जाएगा, लेकिन इस बार साफ साफ मना कर दिया है। और उधर तुर्की, जो कि उनके साथ अपना राग अलापता था कश्मीर कश्मीर करके, उसने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि भैया भारत को UNSC का स्थायी वीटो सदस्य बनाया जाए। भारत के लिए बहुत मतलब अपनी उन्होंने भावना प्रकट की है, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने वीडियो में देखा भी होगा। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।